मुझे दुख में देखा दुखी हो के रोई, मुझे दुख में देखा दुखी हो के रोई। मैं जब जाग बैठी वो जागी न सोई। भला कैसे एहसान माँ का चुकेगा, भला कैसे एहसान माँ का चुकेगा। नहीं माँ के जैसा जहां में है कोई, नहीं माँ के जैसा। बहुत अच्छे सारे नेता गए कुंभ नहाने, सारे नेता। इससे पता चलता कि पाप तो करते हैं। हमारी वित्त मंत्री भी गई नहाने। जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो मैं वित्त मंत्री बनी रहूं, बाबा आशीर्वाद दे दो मैं बहुत अच्छा काम करूं। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं टैक्स पेयर हूं। जीएसटी देते देते इस हालत में आ गया हूं मैं। मैडम कुछ करो। अखियां लड़ गई, वाह नहीं, परिणाम सुनिए। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई। मेरी जिंदगी में एक कहानी और गड़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। मैं सर अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? मैंने कहा सर विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती हैं। आसान सी बात थी, आसान सा सवाल था, आसान सा जवाब दे दिया। अब अमिताभ बच्चन जी कमाल, उन्होंने अगला सवाल पूछा, बोले आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं कैसे आती हैं? मैंने कहा सर हमारे मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। और एक बार गलती से भिखारी आ गया और शुरू हो गया, ओ बहन जी, ओ बहन जी। तो उसने खिड़की खोली, बोले क्या है? इतनी जोर से बोली कि भिखारी डर गया। बोले कुछ नहीं। अरे बोल, गलती हो गई। अरे बोल, थोड़ी सब्जी है क्या आपके पास? बोले तेरे पास रोटियां है? बोले हाँ रोटी तो है। बोले घी लग रहा है? बोले नहीं। ला दे, घी लगा के लाती। वो रोटियों का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या? तेरी रोटियां लगी क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी लगी थी गर्म करने वो। आइए प्रारंभ करते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा सुनील व्यास। हाँ, केम छो गुजरात? मजा में? आप सबको प्रणाम करता हूं और कोशिश करता हूं आपके चेहरे पर मुस्कान बांटने की। और ये जो मुस्कुराहट है, ये आपके चेहरे पर मेरे प्रभु ईश्वर के सिग्नेचर है। इसे रोकर कभी खो मत देना। थोड़ी देर कुछ पल मेरे साथ हंसना। और ये जो खाली जगह दिख रही है भाई साहब, ये ऐसा लग रहा है जैसे गुजरात के आम आदमी पार्टी का कार्यालय होगा। एकदम सुनी सुनी सी लग रही है। और मुझे खड़ा किया मेरे ठाकुर जी ने। मैं बहुत सुनता हूं। और भाई साहब कहते हैं अपने 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 राम में, क्या कहते हैं कि अंगद और उनकी जो बात थी रावण की, उसके बारे में कहा था। इन्होंने कहा कि इस देश में हनुमान की कमी नहीं है, लेकिन हनुमान को जगाने वाले जामवंतों की कमी है। मैं डरा हुआ था, रुको ताली रुक जाओ, मैं डरा हुआ था। तो हमारे मंच पर जामवंत रूपी रमेश मुस्कान जी थे। उन्होंने कहा सुनील तुम जाओ, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो न होए सुनील तुम पाए। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ और मेरी लाज रखनी है। एक बार ढंग ढंग से ताली वाली बजा दो बस। भाई साहब गुजराती बहुत इंटेलिजेंट, अच्छा कमाल कमाल, खाने पीने के शौकीन। आप देख लो आगे के सबके टेबल पे खाने पीने की चीजें पड़ी है और अपने खाली पड़ा है। उन्होंने नेताओं के सामने रखी है, उन्हें भी पता है कौन खाता पीता है।
કમાલ ગુજરાતી બહુ કમાલ છે. એટલે થોડી વાર ગુજરાતીમાં બોલું ચાલશે? અને मैं मीरा की धरती मेवाड़ से द्वारकाधीश की धरती पर आया हूँ. वाह क्या बात है, बहुत अच्छे सुनिए. આ ગુજરાતી અરે હું હવે બીજું કઈ વાત કરવાની નથી. પાકિસ્તાન ને એન વેન કરવા સીમા પર ઊભા છે અમે લોકો. ને ગુજરાતી બહુ કમાલ. ને શું ગરબા નાચે છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ ગરબા. ને ગરબામાં શું આવે છે? પાવલી લે હું તો પાવાગઢ ગઈ હતી, हाँ પાવાગઢ વાલી મને દર્શન દે, નહીં તો મારી પાવળી પાછી દે. जो गुजराती माता जी से पावली वापस ले ले, जो गुजराती माता जी तक से पावली नहीं छोड़ रहा, उस गुजराती से कश्मीर मांग रहे वो लोग. सैल्यूट, गुड, थैंक यू. गुजराती कमाल, बहुत प्यारे लोग हैं सब, है ना. चाय बनाई, चाय वाघ बकरी चा. एकला पियो तो वाघ ની ફીલિંગ આવે, ને પત્ની જોડે પીઓ તો બકરીની ફીલિંગ આવે. વાહ બકરી છે. ગુજરાતી કમાલ. ये जो ताजमहल है ना वैसा ताजमहल, हाँ ये अगर अहमदाबाद में होता तो थूक मार मार के लाल किला कर देते उसको. ये लोग मावो खाई मोंडा में એને બે આંગળી આમ રાખીને જો લાંબી પિચકારી છોડવાની કોમ્પિટિશન હોય ને ઓલિમ્પિક में, અડધો ગુજરાત ગોલ્ડ મેડલ લઈ આવ્યા. बात साची हो तो बे हाथ ऊपर उठीने ताली वाली वगाड़ो. है ना इको बंद कर दो माइकल, बिल्कुल इको कम करना ना एकदम. मेरा क्या दोस्त गजल वजल गाता है सब, अच्छा उसने क्या इको बंद कराया. मैंने कहा भाई सलीम इको बंद क्यों कराया? बोले इको में 3 आवाज आती है. मैंने कहा कैसे? जैसे हेलो हेलो हेलो, सुनील सुनील सुनील. तो मैंने कहा उसमें तुझे क्या तकलीफ? बोले गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो. बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं पॉलिटिकल बात करूंगा ही नहीं. और मैं राहुल गांधी और इनकी बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा. मैं जानता हूं राहुल गांधी है तो बीजेपी है, और राहुल गांधी जी क्या है? वो बीजेपी के कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है. वो लीजिए शुरू होता हूं, कुछ देर आनंद लेना, मुस्कुराना, ज्यादा बात करूंगा नहीं. और भाई साहब ये व्हाट्सएप चला रहे हो ये कोई मतलब नहीं, मोबाइल रख दो. ये व्हाट्सएप और बच्चे बच्चे का जो डायपर है ना, एक वो है, हर 10 मिनट में चेक करना पड़ता है कुछ आया तो नहीं इसमें. बिल्कुल. लीजिए माँ शारदी की वंदना हुई. आदरणीय डॉक्टर साहब ने, मेरे ठाकुर जी ने माँ शारदी की वंदना की. मैं ठाकुर जी की आज्ञा से कुछ देर आपके बीच में हूँ. आप सब लोग मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं. और जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी है या सुनी है वो मुझे जानता है. सर आपका खाना पीना हो गया तो मैं थोड़ी देर बोल दूं. एक ब्राह्मण को खड़ा करके आप खा पी रहे हो, दया भी नहीं आ रही है आपको, सोते जा रहे हो, थोड़ा हमारे लिए रख लो. लीजिए सब लोग मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं. और जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी है या सुनी है वो मुझे जानता है. अच्छा कथा में आता है, बहुत समय पहले की बात है. एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, वो मैं ही हूं. बहुत इंटेलिजेंट है. आपने मां शारदी की वंदना की 4 पंक्ति में. मैं अपनी शुरुआत गणेश जी की वंदना से करना चाहता हूं. और બધા લોકો મારા જોડે ગણેશ जी ने वंदना करवाने तैयार छो તમે લોકો? लीजिए वंदना शुरू करो छू. थोड़ा थोड़ा गुजराती हिस्ट्री बोल रहे हैं, आपको लगे इसको आती है. लीजिए वंदना शुरू करता हूं मेरे साथ गणेश जी की वंदना में. एक साथ ऐसे करना पड़ता है, सुर मिलाने पड़ते हैं. बोल गणेश जी महाराज की. अपनी वंदना खत्म. इससे ज्यादा वंदना आप लोगों को आती भी नहीं है. और बात मैं तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं, सही कह रहा हूं. मैं एकमात्र लड़का हूं मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था. मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो फर्स्ट एड था. बताया मेरे टीचर ने, बेटा किसी को सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना. रुको, ताली नहीं बजाते इसमें. मेरे गांव में एक बुढ़िया को सांप ने काट खाया. भैया अब बजाओ सांप, नहीं तो सांप ही चिपका रहेगा. सब लोग बजाओ, एक एक श्रोता बजाओ, सांप चिपका रहेगा यहीं पर. मैंने उससे 2 इंच ऊपर
सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था। सही कह रहा हूं मैं, बताया मेरे टीचर ने। अच्छा टीचर की बात तो छोड़ो, ये घर की बात कर रहे थे। मैं खुद कह रहा हूं कि मेरी खुद की सगी लुगाई, सगी पत्नी धार्मिक है, रोज मंदिर जाती है द्वारकाधीश श्रीनाथ जी के, नंगे पांव मंगला के दर्शन करने जाती है सुबह 5 बजे, और आती जब नए नए सैंडल पहन के आती है। ऐसा बात ताली बजा रहे हो, गांव का आदमी आ गया, ओ सुनील भाई, भाभी जी आजा मंदिर गया थे? मेरे શું કામ તારે? बोले मार चप्पल नहीं लाती यार। अरे मैंने कहा देखो वो कोई जेंट्स चप्पल पहन के थोड़ी आती है घर से। नहीं मैं लेडीज पहन के आया था ना आज यार। भाभी जी आप हंस रहे हो, लेकिन मैं सही घटना, मेरे यहाँ भिखारी नहीं आते हैं घर के बाहर। और एक बार गलती से भिखारी आ गया और शुरू हो गया, ओ बहन जी, ओ बहन जी। तो उसने खिड़की खोली, बोले क्या है? इतनी जोर से बोली कि भिखारी डर गया। बोले कुछ नहीं। अरे बोल, गलती हो गई। अरे बोल, थोड़ी सब्जी है क्या आपके पास? बोले तेरे पास रोटियां है? बोले हाँ रोटी तो है। बोले घी लग रहा है? बोले नहीं। ला दे, घी लगा के लाती हूँ। वो रोटियों का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या? तेरी रोटियां लेगी क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी लेगी थी गर्म करने वो। ऐसे ही थोड़ी है, मारवाड़ी और गुजराती ऐसे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, खतरनाक होते हैं। हम मारवाड़ी गुजराती है ना, हमको मौका मिले तो नागा बाबा की जेब काट ले हम लोग। सही कह रहा हूं, आनंद लेना, मस्ती लेना, ठा के लगाना पूरा। क्योंकि मैं जो आदमी हूं ना, इतना इंटेलिजेंट आदमी हूं, मुझे हिंदी पढ़ाते थे डिकोस्टा सर, और इंग्लिश पढ़ाते थे पांडे सर। और जो डिकोस्टा सर हमें हिंदी पढ़ाते थे, उनके चक्कर में मैंने मेरे पिताजी को 10 साल तक पिताजी लिखता रहा। अच्छा है, वाह। और बाद में भाई ने 2 थप्पड़ मारे, बोले अपने पिताजी पिताजी हैं, पिताजी नहीं है। और मेरे जो स्पोर्ट्स टीचर थे वो 10वीं पास थे, और 12वीं वालों की मैथ्स की ट्यूशन लेते थे। बहुत अच्छे, वाह। और क्रिकेट में सिलेक्शन उन्हीं का होता जो ट्यूशन लेते थे। मैंने भी ट्यूशन ली। अब मेरी क्रिकेट और मैथ्स दोनों एक जैसी हो गई। मैं क्रिकेट में गोल करता हूँ और मैथ्स में निबंध लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। क्योंकि मैं एकमात्र लड़का हूँ मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं का मॉनिटर था। जब इतना पढ़ लिया तो जिला शिक्षा अधिकारी इंस्पेक्टर आए एजुकेशन, बोले चेक करने चलो स्कूल। मैंने कहा चलो। हमें लोग को गया बने, मैं गांव खेड़ा में गया, मैं जाए स्कूल, छोकरा ने पूछे ए उबो था, बेनो टेबल सुनाओ। 2 का टेबल इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आते थे। वो जो हाफ पैंट पकड़ के खाकी रंग का खड़ा हो गया, बोले बोलो। मैंने कहा बोल बेटा। बोलो। मैंने कहा बोल बेटा। बोलो। मैंने कहा बोल। नहीं आता। मैंने कहा गुरु अपने लेवल का लड़का है, 8वीं क्लास वाले से कहा तू सुना। वो खड़ा हो गया, बोले दो टाल। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। सर 26 के 26 छोरे तोतले। स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया, जल्दी आओ पानी में खराबी है, टेक्निकल मिस्टेक, बच्चे सब तोतले। प्रिंसिपल बोला हाँ हाँ। ताली डंकान की नहीं आ रही है गुजरात। आनंद लेना था। और जानते हो मैं स्कूल में फिजिकल टीचर हूँ। हमारा राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? गुजरात में बहुत फेमस है। मुझे बुला लिया सर स्पीच देने के लिए। बोले सुनील जी हमारे बीच में 2 शब्द सुनाएंगे, लेकिन मुझे तलब लग गई खाने की। मैंने खा भी लिया, भूज मेरा साथ देना कुछ देर, 2-5 मिनट। मैंने खा भी लिया और भाषण भी दे दिया। मैंने कहा भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है। लेकिन ये सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा।
ये यहां से वहां नहीं जा सकता, जाटनी पड़ती। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ऐसा तालिबान बजा उड़ जाएगी, उसको तो चुन चुन के निकाल लेंगे। पाकिस्तान क्या है उसको चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों तले उंगली दबा देगा। पीछे वाला ताली वाले बजा जोरदार। थैंक यू, सैल्यूट। सर संवेदनाएं कहाँ चलेगी? 2-5 मिनट रहना और मेरे साथ। कहाँ चलेगी संवेदनाएं? पता नहीं चल रहा है। फीलिंग्स कहाँ चलेगी? नहीं बहू घर में आई, झाड़ू वाड़ू निकाल रही थी, दिवाली का टाइम था। कुछ देर में आपके बीच में रहना चाहता हूँ, तो सुनना मेरी बात को। दिवाली का टाइम था, वो झाड़ू निकाल रही थी, कान में ब्लूटूथ ठूस के, और बेचारी वो विधवा सास उसको कह रही कि बहू ये तेरे ससुर जी की तस्वीर साफ कर दे, साल भर हो गया साफ कर दे। उसको सुनाई नहीं दे रहा, बधू का खबर नहीं पड़ती क्योंकि कान में ब्लूटूथ थे। उसने कहा ये सुनेगी नहीं बहू, नए जमाने की लड़की, मैं खुद साफ करती हूँ। कुछ देखना सर, वो चेयर लेकर आई, उस पर 2-3 पिलो रखे, बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और उस तस्वीर को उतारा। उस पर जाले जमे हुए थे दोस्तों, उस पर मिट्टी जमी हुई थी, पीछे एक पीले पीले रंग का तपेजा का छज्जा बन चुका था। खबर पड़े? टाटू कहवाए, टाटू ने छज्जो बनी हुई और रो रही थी वो। उसने तस्वीर को सिर पे लगाया, इतने में एक टाटिया उठते हुए आया और उसके गाल पे काट खाया। जैसे ही गाल पे काटा उसको तन्नाटी छूटी और तस्वीर को यूं की यूं फेंकी। बोले मरता मर गया पर काटना अभी तक नहीं भूला। क्या सर्दी के दिन थे, क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। बहुत अच्छे से क्या बचपन जिया हमने। वाह, वाह, वाह। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। ये सब याद करने पड़ते थे। पहाड़ नहाते नहीं थे। ठंड में कौन नहाए सर? मैं उस रेगिस्तान में खड़ा हूं जहाँ ठंड पड़ती है। नहाते नहीं थे। कौन नहाए ठंड में? 7-7 दिन तक मम्मी जाके नहलाती थी ऊपर छत पे और वापिस 7 दिन बाद नहलाती थी। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए जाते थे। बहुत अच्छे, बहुत। अरे रुको, सुलाए नहीं जाते थे। अच्छा, मुझे पता क्या होता था, सुलाए जाते। नहाते नहीं थे। थोड़ी देर मेरे साथ ना, एक बार पूरी संवेदना चाहिए, एक बार पूरा सदन यहां से लेकर वहां तक अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, दोनों हाथ एक श्रोता हाथ में हवा में उठाए और इसको ताली में बदल दे। वाह वाह वाह। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। मुझे पता है आप क्या सोच रहे। सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। वाह। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे आज मालूम चल रहा है, जब मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती सुलाता हूँ। सो जाओ यार। क्या दिन थे ये। साइकिल का पहिया, ये तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। वाह। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये मक्की और बाजरे की रोटी क्यों खाते थे? क्योंकि घर में वॉइस बनती थी। क्या सीन चला गया यार। थोड़ी देर अपने बचपन में जाना, 2 मिनट और। क्या सीन था। आजकल बच्चा स्कूल जा रहा है LKG का, है ना। यहाँ आई कार्ड लटका भी दे ना, टाई बांधी दे ना, या रुमाल बांधी दे, है ना। 10 किलो बैग, पानी में बोतल, मम्मी पोते पकड़े ना पानी का, मम्मी खुद उसका बैग पकड़ रही है। छोरा खाली हाथ बन के राजा बाबू बन के जा रहा है। सर अपने जमाने में ये सिस्टम नहीं था। 2 लात की नहीं पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकलते थे। और पीछे मुड़ के कहते मम्मी आज छुट्टी है ना। मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, 2 लात की और मिलकर रविवार को स्कूल भेजते थे। सर हमारे कौन करे इतना लफड़ा, टाई बेल्ट, आई कार्ड, रुमाल कौन बांधे। हमारी स्कूल की ड्रेस 15 अगस्त पहले नहीं आती थी। और 17 अगस्त तक उस व्हाइट शर्ट के 2 बटन नीचे से टूट जाते थे, फिर उसके गांठ बांधते थे। 20 अगस्त तक कॉलर थी जो चबा चबा कर आधी हो जाती थी। और 28 अगस्त तक जेब जिस पर रुमाल बांधते वो नीचे लटक जाते थे। और हमारे कौन बांधे अब रुमाल। लेकिन हमें रुमाल की जरूरत नहीं थी दोस्तों, हमारे हाथ जगन्नाथ थे। और ज्यादा ही जोश में तो दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया।
और अगली पंक्ति छू जाए तो मुझे बताना। दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बाद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कच्चा घर, वाह सुनील, ये वाह। कच्चा आंगन, ये कच्चा चूल्हा, ये बच्चों को एसी कमरे से बाहर निकालना और छत पे सोना, ये छत को धोना, ये पतली चटाई चादर का बिछोना, देर रात तक चंदा को देखना और नजर सामने वाली घर की छत पे रखना। अरे उठ से पानी पीवा माटे, इतने में परछाई उठती है। जैसे ही वो मटकी के पास जाती है ना, अपन यूं देखते हैं, इतने में बड़े भाई पीछे से कहते हैं सो जा, वो नहीं है, उसकी बड़ी बहन है वो तो। ये दुख में से सुख का पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। ये कच्चा घर, ये कच्चा आंगन, ये कच्चा चूल्हा, पूरी जिंदगी माँ ने इसमें गुजार दी। सर एक हाफ पैंट था, एक हाफ पैंट। स्कूल के बाद वो फिसलन पट्टी थी ना, जिसका सीमेंट टूटा होता था, उस पर 8-10 बार फिसल लो तो उस हाफ पैंट की दोनों खिड़कियां खुल जाती थी। मेरी माँ पड़ोस में जाती, उसी रंग का कपड़ा लेकर आती, उसके थेगड़ी लगाती। दोस्तों मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा। उन्हीं सपनों के दम पर मैं आज आप लोगों के सामने और बड़े बहुत अच्छे सुनील। मेरा सौभाग्य है मैं इस सदी के द लिविंग लेजेंड के सामने मैं खड़ा हूँ। ये सौभाग्य है, मैं अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कह सकता हूँ मैंने उनके साथ मंच पर बैठा हूँ। सर इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। हे ठाकुर जी, आज का दिन मेरे लिए तुमने शुभ करके रख दिया। और 2 पंक्तियां, ये कच्चा घर, ये कच्चा आंगन, ये कच्चा चूल्हा, पूरी जिंदगी माँ ने उसमें गुजार दी, सिर्फ और सिर्फ मुझे पक्का इंसान बनाने के लिए। बहुत बहुत राग भैरवी मालकौंस मेरी माँ को नहीं आते थे। और मेरी माँ जब लोरी सुनाती थी ना, मुझे क्या नींद को भी नींद आ जाती थी। अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। राग भैरवी मालकौंस मेरी माँ को नहीं आते थे, लेकिन सवेरे जब गट्टी पीसती हुई, इन बच्चों को तो पता नहीं पर वो बड़े लोग जानते हैं, वो पत्थर की है ना, खबर चल तमने एवं था तो ना અત્યારે પણ થાય અમારા ગામમાં તો હજી સુધી પણ है ना, એટલી સરસ ગુજરાતી બોલે છે મેવાડી, તમે તાલી વગાડવાનો હોય જ જોઈએ, નથી વગાડવાનું તમારે, તમે અમારે ત્યાં આવીને બોલો મેવાડી, હું અહીં ગુજરાતી બોલું છું। राग भैरवी मालकौंस मेरी माँ को नहीं आते थे, लेकिन सवेरे प्रभाती गाती हुई, मुझे गोदी में सुलाती हुई, लोरी गाती थी, प्रभाती गाती थी, तो सातों स्वर उसके आगे नतमस्तक होकर खड़े थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां, बहुत सुंदर, वाह। और विदा करे मुझे एक एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना, और बाबा की फटी शर्ट देखकर कहना पापा है ना, एक बात तो ने तमने कहूं, और डॉक्टर साहब के सामने कह रहा हूं, मैं कदी क्यारे ईश्वर ने रूबरू जोया नहीं, मैं क्यारे नहीं जोया ईश्वर ने रूबरू, पर गारंटी मारी मारा पप्पा थी વધારે खूबसूरत है ईश्वर न हो। वाह वाह वाह, कमजोर ताली से दोस्त, वाह वाह, अच्छी बात, कमजोर ताली है दोस्त इस बड़ी बात पर। बहुत सुंदर बात। संस्कार माँ से सीखना, संघर्ष पिता से सीखना, बाकी दुनिया अपने आप सिखा देगी आपको ना। और मुझे विदा करे ये फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां, ये एक एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना, बाबा की फटी शर्ट देखकर कहना बाबा मेरा जन्मदिन है, खुद के लिए नई शर्ट लेकर आना। वाह 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 वाह। ये बचपन न जाने कहाँ खो गया, ये बचपन न जाने कहाँ खो गया, लगता है आपके और मेरे बच्चों का बचपन मोबाइल में सो गया। बहुत अच्छा, और मेरे बहुत। बच्चों का बचपन। थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सुनील व्यास के लिए बजा दीजिए। वाह, हंसते मुस्कुराते एक नई बात उसने कही। और मुझे गुजरात के ही एक बड़े सुप्रसिद्ध शायर, बड़ौदरा के रहने वाले खलील धनतेजवी का ये शेर याद आया, ये जो खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाता हूं मैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पर हमारे कवियों को क्या प्रॉब्लम है, उनका अभ्यास ज्यादा शोर शराबे का है, इतने सभ्य लोगों का हमें अभ्यास नहीं है। हम राजस्थान के पशु मेलों में भी कविता सुनाते हैं, नहीं, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बजट होता है, उसमें कवि सम्मेलन होता है। पुष्कर में तो गधों का मेला लगता है,
ये रमेश मुस्कान पहली बार वहीं मिला था कभी सम्मेलन में, ऐसा नहीं कि इसका खूंटा पास में था। तो आप जरा, आपकी तालियां पहुंचनी चाहिए, पीछे वाले तो अच्छे हैं कि ये जो खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाता हूं मैं, हम तो कुछ हजार लोग हैं, 10,000 लोग होंगे, 15,000 होंगे, लेकिन लाखों लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। उन तक भी आपका संदेश पहुंचे कि ये जो खुद को, और मैं जब दोपहर में लैंड किया था सांसद जी, तो एयरपोर्ट पे इतनी तेज लू थी कि मुझे लगा कि शाम को प्रोग्राम कैसे होगा, लेकिन यही इस धरती का चमत्कार है कि दिन कैसा भी हो, शाम यहाँ ऐसी खुशनुमा हो जाती है, इतनी जादू भरी हो जाती है, सामने देख रहे हो। ये जो खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाता हूं मैं, ये जो खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाता हूं मैं, अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूं मैं। हमारे जीवन से खेत चला गया है, हमारे जीवन से, इसलिए आज से आप लोग भी संकल्प लीजिए। मैं तो इस संकल्प को 6-7 वर्ष से जी रहा हूं। प्लांट में बना हुआ नहीं, प्लांट पर लगा हुआ खरीदेंगे। इससे हमारे गांव का किसान मजबूत होगा, हमारा खेतीहर किसान मजबूत होगा। मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो गाकर हाथ से पढ़ता है, जैसे इसने बिना गाए पढ़ा, वो धुन में पढ़ता है, धुन के साथ तालियों की ताल उठती है। हमारे पास कोई संगीत नहीं है, कोई ढोलक तबले वाले नहीं आए। अभी किसी संगीत के कार्यक्रम होता है यहाँ पर तो बहुत सारे 15-20 लोग पीछे आवाज कर रहे होते, धुआं उठ रहा होता पीछे से भी और आगे से भी। हमारे पास केवल शब्द है और ये शब्द का ही उत्सव है। शब्द ईश्वर है। जैसे ईश्वर की आराधना में आपकी तालियों की ताल बजती है, शब्द के साथ जब आपकी तालियों में ताल उठती है तो ऐसा लगता है एक आरती हो रही है, एक पूजा हो रही है, एक उपासना हो रही है। मैं इस मंच के सबसे युवा कवि को बुला रहा हूँ जो आयु में सबसे कम है लेकिन तेजी से उसने प्रगति की है। कुशल कुशलेंद्र का स्वागत कीजिए जो हास्य रस का कवि है। एक बार जोरदार तालियों से आप उसका स्वागत कीजिएगा। कुशल हेलो, बहुत बहुत आभार। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, इसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। 100-150 लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे कवियों की सुपारी ले रखी हो। इतनी शानदार माँ पर कविता पढ़ी, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय रघु सुनील व्यास जी के लिए आप लोग बजाइए। मैं भी अपनी माँ को 4 पंक्तियां प्रणाम करते हुए पढ़ना चाहता हूँ और इसी कक्ष को पुनर्स्थापित करते हुए शायद आप सब लोगों ने भी ये पंक्तियां जी हों कि मुझे बाहों के झूले में झुलाया है मेरी माँ ने, मुझे उंगली पकड़ चलना सिखाया है मेरी माँ ने, जमाने की कोई मुश्किल मेरा कुछ कर नहीं सकती, चुनौती से मुझे लड़ना सिखाया है मेरी माँ ने, चुनौती से मुझे लड़ना सिखाया है मेरी माँ ने। और स्मृति वन को देखने के बाद 4 पंक्तियां लिखी हैं, आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए पढ़ रहा हूं और भगवान को संबोधित करते हुए पढ़ रहा हूं। श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की पावन उपस्थिति में आपका मन मिले और जितने हजारों हजार लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक एक संवारा भी तुम्हीने, ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। जितनी देर मैं हूं बस यही आनंद आपको करना है। माइक वाले भैया इसकी आवाज थोड़ी और बढ़ाओ। मैं दिनेश दादा से मिला, ये जब से आए मेरे पे मुंबई का इंप्रेशन जमा रहे हैं। बोले मैं मुंबई से आया हूं, वहां सितारे पाए जाते हैं। गुजरात वालों, अगर मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैंने जवाब सही दिया हो तो मुझे शुरू करना। मैंने कहा दद्दू आप मुंबई से आए हैं, आपके यहाँ सितारे पाए जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारे यहाँ बुलडोजर पाया जाता है। ये आनंद बिल्कुल अलग है। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं सांसद जी के आपके प्रदेश में तो बाबा जी सबको निपटा रहे हैं, हमें समझाना पड़ता है। मैंने कहा कि देखो इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है, सबकी अपनी विचारधाराएं होती हैं। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे, मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। अब आनंद के साथ बैठना और आनंद आ जाए और जितनी तेजी से पकड़ो उतनी तेजी से तालियां बजाना। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो और फेंकने वाले को भी। तालियां मिलके बजाओ। भाई साहब आप नहीं बजा रहे, आप कांग्रेसी हो क्या?
पता नहीं चलता कौन से वाले कहां फंसे। दिल्ली में कमाल हो गया, झाड़ू आम आदमी के पास थी, हाथ कांग्रेस के पास था, सफाई भाजपा ने करती। समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। देखो, मेरे बारे में बताया श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने कि मैं मंच का सबसे युवा कवि हूं, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं सांसद जी, मंच का मैं अकेला ऐसा कवि हूं जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। तालियां मिलके बजानी चाहिए आपको इस बात पे। हाँ, मैं सर, अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? मैंने कहा सर, विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती हैं। आसान सी बात थी, आसान सा सवाल था, आसान सा जवाब दे दिया। अब अमिताभ बच्चन जी कमाल, उन्होंने अगला सवाल पूछा, बोले आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं कैसे आती हैं? अब अगर मैंने जवाब सही दिया हो तो यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हैं उनका आनंद भी आए और तालियां भी आए। मैंने कहा सर, हमारे मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। तालियां एक बार ऐसे मन के साथ दो। हाँ, ये आनंद बहुत जरूरी है। अच्छा सर, अमिताभ बच्चन जी कमाल, तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, बोले ये बताओ मोदी जी में और मेरे में क्या चीज मिलती है? मैंने फिर सब सही जवाब दिया हो तो आनंद लेना। मैंने कहा सर, आप दोनों ही रात को 8 बजे टीवी पे आते हो। सीधी सी बात ही आपके समझ में आ गई। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी तो फंसाते हैं। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, बोले ये तो बता दिया कि जब मैं और मोदी जी में एक ही चीज मिलती है कि हम दोनों 8 बजे आते हैं, लेकिन ये बताओ कि मोदी जी में और मेरे में क्या चीज नहीं मिलती? गुजरात वालों, अगर मैंने सही बात कही हो तो आनंद के साथ तालियां बजाना। मैंने कहा सर, आप में और मोदी जी में एक ही बात नहीं मिलती, जब आप रात को 8 बजे टीवी पे आते हो तो लोगों के पास पैसे आते हैं, और जब मोदी जी आते हैं, ये आनंद बहुत जरूरी है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके प्रदेश के नाम, मन से जरा सुनना और शुरू करना निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है। कि दादाओं के सारे भरम को देख लिया है, भारत न सहेगा सितम को देख लिया है। दादाओं के सारे भरम को देख लिया है, भारत न सहेगा सितम को देख लिया है। सब लोग जानते हैं कि दुनिया के दूध ने गुजरात की चाय के दम को देख लिया है। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बस यही आनंद आपको करना है जितनी देर मैं आपके मध्य में हूं। 4 पंक्तियां और आपको समर्पित करते हुए इशारे में बात कर रहा हूं, इशारा समझना, और जो पीछे तक लोग बैठे उनका मन मिले निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है। कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। हाथ इस बार तैयार रखना और हाथ उठा के तालियां बजाना, सही बात कहूं तो। जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। दिल्ली में बैठ कर के 2 गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। सब कांग्रेसियों को तो रोका है अमित शाह। नई बात कर रहा हूं, नए सलीके से। आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी, मन देना। कि सब कांग्रेसियों को तो रोका है अमित शाह, और भाजपाइयों को तो मौका है अमित शाह। नया प्रतीक पढ़ूंगा, मन देना। सब कांग्रेसियों को तो रोका है अमित शाह, और भाजपाइयों को तो मौका है अमित शाह। दुनिया में ऐसी दूसरी जोड़ी ही नहीं है, मोदी जी जलेबी है फाफड़ा है अमित शाह। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बस यही आनंद आपको करना है। मेरे परिचय में बताया गया कि मेरी नई शादी हुई है। सर, मेरी स्थिति बड़ी घर में बड़ी खराब है। मेरी पत्नी कट्टर भाजपाई है, बिल्कुल कट्टर, और भाषण एक दिन राहुल गांधी जी के सुन रही। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आपको मोदी जी के भाषण सुनने चाहिए, आप राहुल गांधी जी के भाषण क्यों सुन रही हो? मेरी पत्नी ने सही जवाब दिया हो तो उसके लिए तालियां बजाना। उसने कहा चुप होके बैठ जाओ, राजनीति अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह।
और आपकी तालियां बता रही है कि आपकी पत्नी भी घर में मनोरंजन ऐसे ही कर रही है। अच्छा, मेरी पत्नी इससे भी एक कदम आगे सर, जब भी घर जाऊं चुनाव चिन्ह से स्वागत करती है पार्टियों के। अगर मैं समय से घर जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और अगर मैं उससे भी लेट जाऊं, तालियां वालियां बजा सकते हो जो समझ गया हाथ उठा के हाँ। और भाई साहब की ताली तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में इनका स्वागत भी ऐसे ही हो रहा है। किसी का देखो, अब मैं तो दिल्ली मैं एनसीआर में रहता हूं, मैं गाजियाबाद में रहता हूं। हमारे यहाँ दिल्ली के भी नेता आते हैं, यूपी के भी आते हैं, अन्य प्रदेशों के भी आ जाते हैं। मैंने सर दिल्ली चुनावों के बाद स्वागत करने का नेताओं का तरीका बदल दिया। अगर मेरे घर भाजपा के नेता आते हैं तो मैं चाय पिला के स्वागत करता हूं। अगर कांग्रेस वाले आते हैं तो मैं कॉफी पिला के स्वागत करता हूं। और अगर आम आदमी पार्टी वाले आते हैं तो सर बोतल मंगानी पड़ती है। तालियां वालियां बजा सकते हो आप, स्थिति ऐसी चल रही है। यहाँ 4 पंक्तियां और आपको सुना रहा हूं। हमारे प्रदेश में बाबा जी आ गए, लेकिन हम नौजवानों की क्या हालत हुई, सुनना और आनंद लेना। कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को भी मुर्गा न बना दें। तैयार है ना नए सलीके से बात। हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को भी मुर्गा न बना दें। यूपी के नौजवान यही सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। जितनी देर मैं हूं ये सत्संग आपको करना पड़ेगा। बेटा आप बैठ जाओ। अच्छा, मैं शिक्षक आदमी हूं, बच्चे सच में कमाल होते हैं। मैंने एक दिन बोर्ड पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसे बच्चे को खड़ा कर दिया, क्या लिखा हुआ है? वो गुजरात का था, उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास हंसी, पढ़ाई नहीं। मैंने कहा अपने पापा को लेके आना। पापा आदरणीय दद्दू सुनील व्यासी जैसे सीधे सज्जन, वो उन्हें ले आया। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, चक्कर क्या है? इन्होंने कहा मास्टर जी चक्कर मुझे 10 साल से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? अच्छा, कभी कभी समझ में नहीं आता बीमारी कहां से चली आ रही है। मैंने कहा अपनी मम्मी को लेके आना, वो मम्मी को लेके आया। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपके पति पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलते हैं, चक्कर क्या है? मम्मी का जवाब सुनना और आनंद लेना। मम्मी ने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसकी कैपेसिटी इतनी है। तब मुझे समझ में आया पूरा वायर ही खराब। मैंने कहा कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है? उसने कहा हाँ है, 70 साल के दादाजी। वो उन्हें ले आया। मैंने कहा जी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है? गुजरात वालों अगर आनंद आ जाए और पता चल जाए कि बीमारी कहां से चली आ रही है तो आनंद लेना। दादाजी ने कहा कि बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गंवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको, मन से निवेदन कर रहा हूं। पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ। उसकी क्या हालत हुई, सुनना और आनंद लेना। कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। तैयार है ना? इस बार तालियां थप्पड़ की तरह उठें। कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 12 साल में, शहबाज के हाथों में कटोरा थमा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। हम कल जहां, अच्छा मेरी जब शादी हुई तो लोगों ने मेरी हैसियत पूछी कि आपकी क्या हैसियत है? आप बड़ी हैसियत वाले लोग बैठे हैं, लेकिन मेरी ये 4 पंक्तियां अपनी हैसियत में जोड़ना, आपकी हैसियत बढ़ जाएगी। मैंने अपने शादी वालों को क्या बताया कि मेरी हैसियत क्या है, सुनना। कि हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की ही जिद पे अड़े हैं। हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की ही जिद पे अड़े हैं। पूछी किसी ने हैसियत तो मैंने ये कहा, मेरे 15 लाख मोदी जी के पास पड़े हैं। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, वहां पे भव्य
भगवान श्री राम का मंदिर बना है। 4 पंक्तियां उनको प्रणाम करते हुए पढ़ रहा हूं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो मुझे मन के साथ विदा करना निवेदन कर रहा हूं कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे। जितने लोग हैं मैं अपने आराध्य को प्रणाम कर रहा हूं, आप अपने को करना कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे। भारत की भूमि पे जब तलक विधाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहे। बहुत आभार। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां कुशल के लिए, बहुत सुंदर। वाह, गाते मुस्कुराते ठाके लगाते उसने आपको जोड़ा। आप सोच कर देखना आज रात जाने के बाद कि कितने वर्षों बाद आप इतने आनंद में आए हैं। यहाँ हमारे सीमाओं की अग्रिम पंक्ति पर काम करने वाले सीमा सुरक्षा बल के बहुत सारे आदरणीय लोग, हमारे अधिकारीगण, सैनिकगण यहाँ हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनके थोड़े से मनोरंजन के काम आ सके, जिनके लगातार सन्नद्ध रहने के कारण हम पूरी दुनिया में मनोरंजन करते फिरते हैं, पूरे देश में जागरण करते फिरते हैं। मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि आज वो यहाँ पर हमें सुनने के लिए आए हैं। मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो भी आपके आनंद को द्विगुणित करेगा। देखिए, व्यंग और हास्य समझदारी पर निर्भर होता है। आप समझेंगे तो आनंद आएगा। मैं इंदौर गया था अभी पीछे, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 50 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम था सांसद जी। तो वहां हमारे कांग्रेस के एक बहुत आदरणीय नेता हैं, मेरे बड़े आत्मीय मित्र हैं, हमारे बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी सामने बैठे हुए थे। तो लोगों ने बताया कि दिग्विजय सिंह जी यहीं पढ़े हैं इसी कॉलेज में। और फिर लोगों ने ये कहा कि आज राहुल जी की जो पदयात्रा चल रही थी, पदयात्रा चल रही थी, इसके पीछे दिग्विजय सिंह का मस्तिष्क है, उन्हीं की योजना है जो सामने बैठे हैं। अब इसी बात को मैंने कह दिया तो वो बुरा मान गए लोग बात। मैंने केवल इतना कहा कि दिग्विजय सिंह जी के बैठे हैं यहाँ पर, आज राहुल जी जो सड़क पर हैं उसके पीछे यही हैं। तो बोले साहब आप ऐसी बात करें, बात तो मैंने वही कही थी। एक बात को देखने की दृष्टि होती है जो आपका ठहाका पैदा करती है, आपका व्यंग पैदा करती है। व्यंग का यही आनंद है। व्यंग खादी आश्रम का वो कंबल है जो चुभता है लेकिन आपकी ठंड से रक्षा करता है। थोड़ा सा धीमे से आपकी ताली आती है, देर से आती है तो कवि सहम जाता है। आप उत्फुल्ल होकर ताली बजाते हैं तो कवि का उत्साह बढ़ जाता है। व्यंग को तुरंत समझिए। जैसे शरद जोशी जी एक बहुत बड़े व्यंगकार हुए, उनके 2 पंक्ति का व्यंग मैं पढ़ूं, जैसे ही रुकूं तालियों का तांडव हो तो मैं दिनेश को बुला दूंगा, दिनेश बावरा जो व्यंग का कवि है। शरद जोशी जी ने लिखा, भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है, पर वे कदम इतने ठोस होते हैं, इतने ठोस होते कि उठ ही नहीं पाते। ये आप अब समझे व्यंग। इसी व्यंग का नाम है आनंद। देखिए, हमारे एक दिलावर फिगार साहब एक शायर हुए, उन्होंने 4 मिसरे कहे कि तीसरी शादी जो मैंने की, इसे कहते हैं व्यंग। बोलना और समझने का, ध्यान से सुनना। तीसरी शादी जो मैंने की, दिलावर फिगार साहब वो कर सकते थे, लेकिन अब नया कानून आ गया, अब रुक गए वो, कि तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा, वालिद जानते हैं आप पिताजी को बोलते हैं, कि तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा, खुश हूं मैं, अच्छा है, शौके शौहरी ठंडा ना हो। दूल्हा बनने का जो शौक है वो ठंडा ना हो। अब वालिद क्या कह सकता था लपेट के, और बच्चा क्या सुन सकता था। इस समस्या से पूरा भारत जूझ रहा है जो वालिद ने कहा। आप समझ जाए व्यंग को तो आपकी ताली तुरंत आए कि तीसरी शादी जो मैंने की तो वालिद ने कहा, खुश हूं मैं, अच्छा है, जौके शौहरी ठंडा न हो। हाँ, मगर इस उम्र में ये मशवरा दूंगा तुम्हें, चाहे जितनी मुर्गियां पालो मगर अंडा ना हो। इसे कहते हैं व्यंग। आप अब धीमे धीमे व्यंग समझ रहे हैं। एक बार इन्हीं तालियों को बड़ा करिए और दिनेश बावरा का स्वागत करिए। जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए दिनेश बावरा। दिनेश इतनी बज पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी को सुनने के बाद आप कंफर्म हो गए होंगे कि अब ये आम आदमी नहीं रहे। इतनी तालियां बहुत है, बस पीछे वालों कोई टेंशन लेना नहीं। देखिए, उन्होंने मुझे जिस इज्जत से बुलाया, यहाँ कोई एसपी साहब, डीएम साहब कोई बैठे हो तो मुझे बता दीजिएगा। आए हैं सर? कहाँ है सर? मैं एक बार हाथ कहीं कोने में कहीं सर है क्या? एसपी साहब, अरे सर नमस्ते। मैं ढूंढ लेता हूँ कभी भी आईपीएस अधिकारी को, क्योंकि मेरे पिताजी आईपीएस कार्यालय में क्लर्क होते थे।
तो जब भी कोई आईपीएस आता तो घर आके 3 लाख मारते, बोलते ऐसी पढ़ाई करो, इतने बड़े अधिकारी बन रहे हैं, ऐसी पढ़ाई करो। और आईपीएस साहब का हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाता, फिर पिताजी आते, ऐसी पढ़ाई करो, इतने बड़े अधिकारी बनो। तो 20 साल तक सर मैं इतना टूटा गया कि मैं उसी दिन से ढूंढता हूँ कि आईपीएस अधिकारी कहाँ बैठे हुए हैं। और अगली बात, ये पूरा आगे से पीछे तक खड़ा हो जाएगा। सर मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि आईपीएस साहब नीचे बैठे होंगे। क्या बात है? हाँ? भगवान के घर देर है सर। सर थैंक यू वेरी मच। मेरे पिताजी ऊपर है, लेकिन आज जो उन्हें सुख मिल रहा होगा। ताली वाली क्या, गुजराती आदमी भाई के हाँ? आप टेंशन लेना नहीं, जो लोग ना, आप लोग हम जानते हैं, मैं मुंबई से जरूर हूँ लेकिन मूलतः मैं यूपी का हूँ। क्या ज्ञान दिया कुमार सर ने। ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देना इतना आसान नहीं है, उसके लिए शादी करनी पड़ती है। हाँ, ज्ञान पाना आसान है क्या, उसके लिए शादी करनी पड़ती है आदमी को। टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ देर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बांट सकूं। और राजनीति सर, सुरे भाई कोई ये लोग राजनीति करेंगे, मेरा मूल यूपी गोरखपुर का हूं मैं। राजनीति हमसे सीखो। हाँ, अब देखो एक राजनीति टिप्पणी करता हूं। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है। आम आदमी कहते हैं झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है कि नहीं कहती है। अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। शिवसेना कहती है धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती नहीं, वो बोलती तुम कोई भी बटन दबाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार आप जोरदार ताली बजाओ, हम आपको शुरू कर देते हैं। ये कहता ही नहीं है। ये बोलते बेटा तू कोई भी दबा, बनाएंगे तो अपन ही यार। क्या कैसे? अरे भाई साहब, यही गुजरात है जहां पर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से बाहर कर दिया। और यही के 2 गुजराती हैं जो गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। बाहर भाई वाह, कमाल कर रहे हो, बाप रे बाप। एक भारत माता की जयकारा लगवाते हैं, तुरंत बटन दब जाता है। और मैं आपको बताऊं, बीजेपी के नेताओं की जो इज्जत है ना, निर्जीव वस्तु भी करती है। अच्छा। बीजेपी का कोई बड़ा नेता वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप खुद बोलते हम पड़ जाते। जवाब नहीं है दिनेश का। क्या बात है बावरा, तेरा जवाब है। क्या कमाल करते हो आप लोग यार, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग। देखो अभी कुंभ का मेला हुआ ना, हाँ, हम यूपी के हैं, गोरखपुर के हैं। पाप करे पूरी दुनिया, धोएं हम। अब ये सारे नेता गए कुंभ नहाने, सारे नेता। इससे पता चलता कि पाप तो करते हैं। हमारी वित्त मंत्री भी गई नहाने, जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो मैं वित्त मंत्री बनी रहूं, बाबा आशीर्वाद दे दो मैं बहुत अच्छा काम करूं। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं टैक्स पेयर हूं। जीएसटी देते देते इस हालत में आ गया हूं मैं। मैडम कुछ करो। बावरा जिंदाबाद। जवाब नहीं दिया। आनंद लेना, अभी आप मेरे रंग में नहीं आए हो भाई। मेरा वजन भले कम है लेकिन हाँ आप समझ लो मैं बॉर्डर पे जरूर हूँ, बॉर्डर से अच्छा काम करता हूँ। आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कविता की महफिल है। कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसे रंग दे के रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग पर दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ। और पीछे वालों आगे वालों हाथ उठाना हिंदुस्तान से अगर प्यार करते हो। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग
बंदे बसंती चलो मैं ये कविता करेंगे। वाह! क्या बात है बावरा, क्या बात है बावरा। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना। इधर सांस अटक गया अपना यार, हद हो गई यार। थोड़ी देर बाद में स्मृति वन में तेरा भी मिल सकता। भुज में भूकंप आया था, आ ही नहीं रहा था बहुत दिन से। तो हाँ, मैं आप देखो, कोई टेंशन लेना नहीं, अब मैंने आपको काबिल बना दिया है। अब जाकर के आप प्रोडक्ट अच्छे बने हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। हाँ, कोई टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए मेरा चेहरा आप ध्यान से देखें, ध्यान से अभी महिला दिवस आता है ना, महिला दिवस आता है, सारी महिलाएं खुश होती हैं। पुरुष दिवस पर पुरुष आदमी खुशी नहीं होता, क्योंकि वो 1 मई को आता है, लेबर डे। अच्छा, ताली बजाने मैं सिखाऊंगा आपको। हम भारतीय आदमी सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हो, तभी भी जब तक पंडित ना कह के अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अच्छा फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा, तो मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। वहीं ताली ठोकना, हमारी बिजत रह जाएगी, आपकी बिजत रह जाएगी। पहली टिप्पणी, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती। वाह! मेरा तर्क सुनना और आशीर्वाद देना। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। कभी आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ? हाँ, बस ये वाला याद रखना, आनंद लेना, आनंद करना, मस्ती करना, कोई टेंशन लेना नहीं। इतना क्या टेंशन लेगा? देखो, एक बात याद रखो, भगवान के बाद एक पत्नी है जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती। हाँ, कोई टेंशन लेना नहीं, बहुत मस्ती। अब आप सुनने लगे हो, एक अंग्रेज आया, बोले अच्छा भाई साहब, मैं मोदी जी का दीवाना कब से हो जानते हो? जब से उन्होंने भुज का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया। सही बताता हूँ, एक दिन अमिताभ बच्चन ने अपने इंटरव्यू में बोला, मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। मैंने कहा मांग के देखो। वो देंगे भी नहीं। तुम क्या बोलोगे ना? आप क्या दोगे? अध्याय समाप्त हुआ। ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। टेंशन लेना नहीं, लेकिन आप आज आया मैं यहाँ पे, मैं सही बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी पत्नी भूकंप जब आया था उससे 2 साल पहले शादी हुई थी मेरी भी, इसके जैसी नहीं, वो बोलती थी कच्छ ले चलो, कच्छ ले चलो, मैं नहीं लेके आया। फिर भूकंप के बाद मैं खुद ही उससे बोला चल। अब वो आने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपके दिल से वाहवाही करना चाहता हूँ, दुनिया में मैं कभी हूँ अगर आलोचना कर सकता हूँ तो तारीफ भी करना मेरा कर्तव्य है। भुज को और उस स्मृति वन को देख के लगा कि हमारे मुख्यमंत्री का विजन इतना बड़ा था, शायद इसीलिए देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर है। क्या बनाया आपने भाई, ऐसा बहुत बहुत कमाल का आप लोगों ने बनाया। कोई टेंशन, आप टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल आनंद से सुनना। मैं बहुत छोटा कवि हूँ, मेरे को कुमार विश्वास जी प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जबकि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। हाँ? लेकिन सर एक अंतर है मेरे अरविंद केजरीवाल में, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। क्या बात है, क्या सुन रहे हैं? वाह! अब आपने सुनना शुरू कर दिया है। कच्छ टूरिस्ट प्लेस है। हमारे पास एक बार कुमार जी ने फोन किया कि मेरा एक दोस्त आ रहा है अंग्रेज, उसको घुमा देना, मुंबई घुमा देना। अंग्रेज आया तो मेरे घर में तुलसी का पेड़ देख करके पूछा वो दिस, मैंने कहा माता है मेरी। तो बोले पेड़ पौधे तुम्हारे यहाँ माँ बाप होते हैं? बोले यस सर। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का गुजरात जगा, मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे यार।
हमसे जीत जाएंगे, हमसे जीत जाएंगे अंग्रेज? सवाल ही नहीं खड़ा होता भाई साहब। सवाल देखिए, दुनिया भारत के सारे मुख्यमंत्री, रमेश भैया, सारे मुख्यमंत्री अपनी जनता को टूट कर चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी जनता को कूट कर चाहते हैं। टूट कर, हाँ, बता रहा हूँ, कूट करके चाहने वाले मुख्यमंत्री हमारे, क्या कमाल के भाई साहब। हमारे यहाँ पहले अपराधी जानते हैं, फॉर्च्यूनर से, BMW से चलते थे, आजकल व्हील चेयर पे चलते हैं। व्हील चेयर पे चल रहे हैं। मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी गाड़ियां मुंह देखते रह गई हमारे उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर सेलिब्रिटी हो गया भाई साहब। हाँ, तो लेकिन आपने सचमुच अच्छा सुना, सबको अच्छा सुना। मैं एक कविता सुनाने की मानसिकता में आया हूँ। मुझे कुमार विश्वास जी बहुत प्रेम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मैंने जैसा बताया। सबको सुनिएगा, मुझे भी एक कविता सुन लीजिए। गुजरात, मैं कि मुंबई रहता तो हमारा आपका रिश्ता बहुत अलग है भाई साहब। मैं से बता, बहुत कमाल का रिश्ता हमारा आपका। हम लोग बहुत टेंशन में थे, भीड़ इतनी आ गई। खाने पे टिप्पणी कर रहे हैं गुजराती लोगों की। 3 बजे अगर कहीं होटल खुला होता है, रात के 3 बजे, वो भी भीड़ लगी होती है। मेरे को समझ में नहीं आता कि यहाँ एसिडिटी नाम की बीमारी होती है कि नहीं होती है भाई साहब। होती नहीं है, लेकिन आपने सचमुच अच्छा सुना। एक कविता सुनाता हूँ, हाथ से कुछ नहीं है, हिंदुस्तान क्या है। हाँ, कुमार जी देखिए, पीछे से जो साथ दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्या है कि आपने सचमुच अच्छा सुना। मैं तो अभी रामदेव जी ने एक शरबत बनाया है, बोला रूह अफ़ज़ा नहीं खरीदने का, हमारा गुलाब खरीदने का। मतलब कमाल कर दिया बाबा ने। हाँ, मेरे घर में रूह अफ़ज़ा आता तो मैं कूटा जाता हूँ, बोले इसको बाहर करो। हमारी शादी हुई तो मैं कुमार विश्वास जी के पास गया। मैंने कहा कि बीवी को कहाँ घुमाने ले जाऊँ? बोले हरिद्वार ले जाओ। मैंने कहा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं, अध्याय समाप्त हुआ। हाँ? मैं ले गया घुमाने। बाबा ने जो मेरी बीवी को पहला योग सिखाया, कक्ष के लोगों मजा आ जाए तो बताना। मेरी बाबा उधर, बीवी इधर। बाबा ने बीवी से पूछा कि शादी को कितने दिन हो गए बच्चा? बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो आके मेरी माँ को कंट्रोल करने लगे। हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना कंट्रोल करेंगे। सही बताता हूँ, बाबा क्या कमाल का जादू करते हैं भाई साहब, कमाल का जादू है उनका। लेकिन हम लोग गुजराती आदमी ना, मैं सही बताता हूँ, एक गुजराती आदमी के मच्छरदानी खरीद के लाया तो उसमें छेद था तो वापस करने नहीं गया। 1 फीट की दूरी पे दूसरा छेद बनाया, फिर एक पाइप मंगाई, इस छेद में से उस छेद को बाहर कर दिया, मच्छर इधर से घुसे। वाह, जो आदमी मच्छर का बाईपास बना सकता है वो इतने कम में कवि सम्मेलन करा ही सकता है भाई साहब। आनंद, कोई टेंशन नहीं है भाई। पैसा किधर है अपने पास? इधर आया तो 3 गेट मिल गया, प्लेटिनियम, गोल्डन। हमको चांदी खरीदने भर का पैसा नहीं दिया है, इधर पास तक गोल्ड मिल रहा है भाई साहब। लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं। जितनी महिलाएं आई हैं इनका सम्मान करता हूं, जितने पुरुष आए हैं उनका भी सम्मान करता हूं, क्योंकि आप लोग सही में बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक कविता सुनाता हूँ। स्वागत है आपको। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब जिस पोजीशन में कुमार जी बैठे हैं ना, एक जमाने में इसी पोजीशन में निर्मल बाबा भी बैठा करते थे। हरी चटनी का समोसा चटनी बेच दिया अगले ने भाई। हाँ, कसम से बताता हूँ। लेकिन हमारे कुमार विश्वास, जिनको हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, गृह मंत्री भी चाहते हैं, कुमार विश्वास किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन राम ने इतना यश दिया, राम का वो रस मिला कि तुलसी बाबा का प्रेम लेकर के जिनकी बेटी की शादी में पूरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए हों, इससे पता चलता है कि देश का साहित्य का क्या सम्मान है। एक कविता सुनाकर स्वागत है। बहुत अच्छा सुना, बहुत डरा हुआ था मैं, सही बताऊं। मेरी हाइट देख लीजिए, चेचिस देख लीजिए, हम सबसे कमजोर हैं। मैंने एक बार पूछा अपने घर में कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, तो बोले तब पोलियो का डोज नहीं था, उसके चलते है तुम।
लेकिन दोस्तों एक कविता बोलना चाहता हूँ। कक्ष में आया, जिस होटल में रुका, उसके लिफ्ट के दरवाजे भी गांव के किवाड़। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्या इज्जत दी है होटल में। भैया जिस होटल में रुका है वहाँ क्या इज्जत दी भाई साहब। हम जो काम बोले, प्रेस करके ला दो तुरंत, ये आ जाओ तुरंत। तो बाद में हमने जाके बोला भाई साहब इसका बिल तो नहीं लगाओगे ना? बोले नहीं नहीं कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने कहा अच्छी बात है, इतनी इज्जत, मतलब जो इज्जत आप हमें यहाँ दे रहे हो, अगर ये हमें घर मिल गई होती तो इतना दूर झक मराने के लिए आते भाई साहब। मैं सही बताता। और भैया धवल भैया, हम जीवन में कभी फेल नहीं हुए। उसका कारण ये नहीं था कि हम पढ़ने में अच्छा थे, उसका कारण इतना सा था कि परीक्षा में जो हमसे पूछा जाता था वो हमारी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो हम उत्तर लिखते थे वो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। उसको लगता था साला सही ना लिख दिया। यही श्रोताओं के साथ हो रहा है। प्रिंसिपल तो आप ही हो। हाँ मैं गुरुदेव नया बना के लाया। अभी मैं मुंबई में घूम रहा तो एक महिला मास्क लगा के घूम रही, मास्क लगा के। मैं टेंशन में आ गया। मैंने पूछा मैडम कोरोना फिर आ गया क्या? बोले नहीं लिपस्टिक खत्म हो गई है। हद हो गई यार, मास्क का ये प्रयोग। लेकिन दोस्तों एक कविता सुना करके अपना स्थान लूंगा। रमेश मुस्कान जैसे बड़े व्यंग्यकार को सुनिएगा, फिर हमारे जादूगर को सुनिएगा जिनकी दुनिया में जो तूती बोलती है। शायद ही कविता के किसी युग ने इतना सुनहरा युग देखा हो। हमारे हम कक्ष के हैं, गुजरात के हैं, सुनील भैया कक्ष के हैं, गुजरात के हैं। हमारे यहाँ दरवाजे 2 पल्लों के होते थे, दरवाजे तक गले मिला करते थे साहब, और दरवाजे तक गले मिलते थे साहब, और उस पर लिखा होता था शुभ लाभ, लिखा होता था ना, क्योंकि अतिथि शुभ के साथ आता था, लाभ देकर के जाता था। ये हमारे दरवाजे तक के थे। फिर हमने लिखना शुरू किया सुस्वागतम, क्योंकि हमने अतिथि को देवता माना, अतिथि देवो भव, इसलिए उसके स्वागत में हमने सुस्वागतम लिखाया। फिर हमने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी, हमने लिखाया वेलकम, आओ खाओ और जाओ। स्वागत से कोई लेना देना नहीं, यहां तक तो ठीक था। फिर हमने लिखवाया कुत्ते से सावधान। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा कि कुत्ता सचमुच है कि हम हैं। सही बता रहे हैं। लेकिन एक टिप्पणी और कविता शुरू हो जाएगी। दोस्तों जिस दौर में हम जी रहे हैं उस दौर में कुछ मत लिखवाइए, बस इतना लिखवाइए दरवाजों पर कि अतिथि अपना मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि सा सम्मान पाइए। एक कविता बोल रहा हूं मैं, और एक वादा करे ये कक्ष की, ये गुजरात की प्रबुद्ध जनता कि दिनेश बावरा कवि सम्मेलन न कमजोर होगा, न कविता कमजोर होगी, न तू कमजोर होगा। कविता शुरू करता हूं, जहां जहां व्यंग अच्छा लगे वहां वहां प्यार देना। कि देखिएगा कि इस दुनिया को खतरा न चीन न पाकिस्तान। बोला बताया गया ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, बताया गया ऐसा हमको। पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक मुर्गी ने अंडा दिया, आधा अंडा इधर आधा अंडा उधर। तो ये हुआ कि अंडा है किसका? तो लड़ाई झगड़ा में बोले कि कैसे पता चलेगा? तो हमारे कर्नल लोग बैठेंगे। कर्नल ने बोला कि एक काम करेंगे, हम थप्पड़ मारेंगे 2, अगर तुम गिर गए तो अंडा हमारा, फिर तुम मारना, अगर हम गिर गए तो अंडा हमारा। बोले ठीक है डन। सही बता रहा हूँ। हिंदुस्तानी सैनिक ने कहा कि बड़े हम हैं तो हम ही मारेंगे। हिंदुस्तानी सैनिक ने एक थप्पड़ मारा, एक ही में गिर गया, दूसरा मारने की जरूरत नहीं पड़ा। पाकिस्तानी खड़ा हुआ, बोला हमारी बारी है। हमारे कर्नल ने बोला यार एक अंडे के लिए मारपीट क्या करना, तू ले जा। तो हमको लड़ना नहीं हाथ से कवियों को, हम तो बस अंडे से मामला निपटा देते। बाला गोला रफेल की गरज नहीं। तब के कविता सूरज तेज देखिएगा। इस दुनिया को खतरा न चीन न पाकिस्तान न अमेरिका न इजराइल से है, इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से। और जो तालियां आई हैं, मेरा भरोसा है सूरज तेजी से ढल रहा है।
जमाना रोज बदल रहा है। अब आप प्रवचन करके सुनाना, आप प्रवचन सुनने वाला जनता सबसे ज्यादा गुजरात में है। उसी गुजरात में एक व्यंग कस रहा है दिनेश बावरा, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये संत कह रहा है, आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। यहाँ बहुत सारी माँ अपने बच्चे को लेके आई हैं। मेरे दर्द से आपका दर्द टकरा जाए तो उस टकराहट की आवाज इस मंच तक लाना और मुझे भेजना। मैंने अगर सच लिखा हो, लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। क्या बात है दिनेश, बहुत न मैं चिल्ला रहा हूं, धन्यवाद भोजू, न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर आज तक कुमार विश्वास जी के संचालन में जहां जहां पड़ी है, एक एक शख्स की ताली हाथ उठा के मिली है। देखता हूं कक्ष भी देता कि नहीं। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि एक सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। दो पंक्तियां फिर ताली मांगती हैं, अच्छी ताली मांगती हैं कि दुनिया तूने कुछ अजीब 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 सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। हम गूगल पे भरोसा करें। कक्ष की पगड़ी हो या धोती, साहब हमारे हिंदुस्तान के बुजुर्गों ने क्या दिया। हम आजकल अपने बच्चों को फैशन डिजाइनिंग में भेजते हैं, लाखों रुपए की फीस देते हैं, तभी भी जींस फटी हुई होती है, शर्ट फटा हुआ डिजाइन होता है। साहब हमारे बुजुर्गों ने दो ड्रेस डिजाइन किए, एक धोती और एक साड़ी। एक न सुई लगी, न धागा लगा, न कैंची लगी। लेकिन आज भी भारत की ऐसी कोई शादी नहीं होगी जिसमें दुल्हन साड़ी पहन करके मंडप में ना आती हो, क्योंकि सबसे ज्यादा सुंदरता उसी साड़ी में है। भाई साहब गलत क्यों कहिएगा। साहब साड़ी की भी खासियत देखिए, लड़की दुबली हो तो लंबी नहीं होती और मोटी हो तो छोटी नहीं होती। पर धोती आदमी मोटा हो तो छोटी नहीं होती, दुबली हो तो लंबी नहीं होती। हमारे बुजुर्गों ने दो ड्रेस ऐसा डिजाइन कर दिया है कि सदियां बीत गई लेकिन आज भी हमारा सम्मान उन्हीं वस्त्रों की वजह से, उसी पगड़ी की वजह से। तब कक्ष को दुनिया जानती है, कक्ष को कड़ा की वजह से जानती है। दुनिया तुम्हें कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी जो आपने ताली दी है, जिन्होंने कविता समझी वो आपका आशीर्वाद मिला है। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम सब लोग इसमें थोड़ा 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 तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो घर की चौखट लांघ करके कुमार विश्वास को इस पंडाल में सुनने होगा आना। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना
तो इस मोबाइल की दुनिया से पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। इस कवि सम्मेलन को सामने बैठ करके सुनने का एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन एक दिन घर के आंगन में बैठ करके जरूर सोचे भोज कि 6 इंच की, 11 इंच की, 16 इंच की वस्तु ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्तियां, अगर मेरी कविता अच्छी हो तो ही ताली मिले, अन्यथा एक भी ताली न खड़ी हो। अगर मिले तो सबकी मिले। निवेदन भुज से इतना सा है, जिन लोगों ने आयोजक मंडल को भी कहना चाहता हूं, मेरा समाधान, मेरा इलाज इस दुनिया को अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। निवेदन इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। जरा उठाइएगा अगर अच्छी बात लगे तो। अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। मैं केवल आपसे इतना कहूंगा कि आपको दिनेश बावरा का काव्य पाठ कैसा लगा, एक बार अपनी प्रतिक्रिया से बता दीजिएगा। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अब इस मंच पर एकमात्र कवियत्री जो है वो लखनऊ से आई है। ऐसा अक्सर माना जाता है कि मंच पर जो शायरा होती हैं, कवित्री होती हैं, वो प्रेम की कविताएं पढ़ती हैं, लेकिन ये नया भारत है, नई भारत की नई आवाजें हैं। अभी हमारे यहाँ 26/11 की साजिश रचने वाले एक चूहे को पकड़कर हिंदुस्तान वापस लाया गया है, उसकी सजा का प्रावधान होना है। ये इससे पहले कभी नहीं सोचा गया था। इस 7 समंदर पार भी अगर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला कोई व्यक्ति जिंदा है तो दुनिया के हर मुल्क को उस अपराधी को भारत को सौंपना पड़ेगा और लाल किले पर उसका न्याय होगा। ये नए भारत की आवाज है, और ये नए भारत की आवाज इसलिए है क्योंकि हम 130 करोड़ 140 करोड़ लोग प्रतिदिन संकल्प ले रहे हैं। इस बीच बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, विश्व के सारे देश भी अटके हुए हैं, अलग अलग तरह की आवाजें भी आती हैं, लेकिन उन आवाजों के खिलाफ ये मंच बोलता है, ये कविता बोलती है। हमें इसलिए मत सुनिएगा हमारा कोई आनंद की वैल्यू है या ब्रांड वैल्यू है, हम इसलिए सुनिएगा कि जब अखबार चुप हो जाते हैं, जब चैनल कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तब इस देश में जो आवाज आती है वो केवल कवि सम्मेलनों से आती है, केवल कविता से आती है। हमने उन सरकारों में बोला है जब सरकारें अनुकूल नहीं थी, आज भी सरकारें जब प्रतिकूल होती हैं उसके खिलाफ भी बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ कवि सम्मेलन कम होते हैं, लेकिन हमारे लिए पारिवारिक जगह है, क्योंकि हमारी भी एक परिवार की कवित्री यहाँ मोनिका रहती है, उसके साथ वर्षों से हम सबका आना जाना है, आज वो सब परिवार यहाँ है। मैं इस कवियत्री को उस कवियत्री के घर में इस आवाज के साथ बुलाता हूँ, साक्षी तिवारी को, जो बिल्कुल नई बच्ची है। इतनी जिसकी आयु है मोनिका अटीला का, उतना कवि सम्मेलन का कैरियर है। ये आज वो नीचे बैठ के सुन रही है, ये भी अदब की ही महफिल है। अन्यथा तो नेताओं में तो ऐसा हो जाता है कि मतलब अगर सांसद जी आए हैं और विधायक जी ऊपर बैठे तो सांसद जी उठ के चले जाएंगे, मेरे कैसे। ये अदब की महफिल है कि एक वरिष्ठ कवियत्री एक नई कवित्री को सुनने के लिए आई है। इस बात पर भी आपकी तालियां उठनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। ये संकल्प केवल कवि सम्मेलन का है कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, और साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। दिन को दिन और रात को रात कहने की ताकत देने वाले हम सब कवियों की ओर से मैं चाहता हूं कि अब तक जो तालियां ना बजी हों वो इस लड़की को दीजिए। पहली बार गुजरात आई है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत कीजिएगा। साक्षी तिवारी, बोलो भैया। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। आप सभी काव्य रसिक श्रोताओं के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। मंच पर सभी बड़े कवियों की उपस्थिति है, सबको प्रणाम करती हूँ। युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति को विशेष प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज स्मृति वन की यात्राएं की हम सभी ने, और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं उस गुजरात में आई हूँ जिसने आपदा को अवसर में तब्दील किया, आपदा को अवसर में परिवर्तित किया। वहां से ये 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ। मुझे मन दीजिएगा, हिम्मत दीजिएगा, पहली बार आप सभी के समक्ष आई हूँ, आपसे भरपूर आशीर्वाद लेकर जाना चाहती हूँ। यहाँ से सुनिएगा कि पांव घायल हैं फिर भी चलना है, पांव घायल हैं फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है साक्षी। पांव घायल है फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। रात में जुगनू टिमटिमाते हैं, रात में जुगनू टिमटिमाते हैं, हम तो सूरज हैं दिन में जलना है।
बहुत बहुत आभार। अपने तेवर की तरफ आने की कोशिश करती हूँ, मेरा परिचय दिया गया, मैं वहीं से अपने परिचय की पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ। धवल भैया समर्पित करती हूँ आपको। सुनिएगा कि खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या। क्या बात है। खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या, है भारत भारती संकट में तो फिर प्यार लिखूं क्या। और घनत्व को बढ़ाइएगा। खड़े दुश्मन है सीमा पर तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या, है भारत भारती संकट में तो फिर प्यार लिखूं क्या। और शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, उन्हें गद्दार ना लिखूं तो फिर सत्कार लिखूं क्या। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और क्या लिखूंगी बताती हूँ, लिखूंगी भारती की आरती जयगान लिखूंगी, लिखूंगी भारती की आरती जयगान लिखूंगी, शहीदों की विजय गाथा उन्हीं का मान लिखूंगी। रजत पटके सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, रजत पटके सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, मेरा हीरो है हर सैनिक उन्हीं की शान लिखूंगी। बहुत बहुत आभार। और ये धरती माँ है, ये धरती माँ है, संकल्प को लेकर निकलती हूँ। तिरंगा चूम ले आकाश इसका ध्यान रखती हूँ। मेरी माँ भारती रहती है आठों याम सीने में, मेरी माँ भारती रहती है आठों याम सीने में। मैं बेटी हूँ सुमा की पीर भी ज्यादा समझती हूँ, मैं बेटी हूँ सुमा की पीर भी ज्यादा समझती हूँ। मातृशक्तियों की उपस्थिति है, सबने माँ के लिए पंक्तियां निवेदन की। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप सभी की अनुमति मुझे प्राप्त हो जाए तालियों के माध्यम से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस माँ के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदन करूं, जिसकी भूमिका का निर्वहन करना किसी और रिश्ते की वश की बात नहीं है। निवेदन करना चाहती हूँ, सुने। हजारों स्वरों में कोई स्वर नहीं है, सुनिएगा। हजारों स्वरों में कोई स्वर नहीं है, कोई माँ के जैसा भी अक्षर नहीं है, कोई माँ के। पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ, सुने। कई सारे रिश्ते जिए हमने लेकिन, कई सारे रिश्ते जिए हमने लेकिन, कोई रिश्ता माँ के बराबर नहीं है। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि मुझे दुख में देखा दुखी हो के रोई, मुझे दुख में देखा दुखी हो के रोई, मैं जब जाग बैठी वो जागी न सोई। भला कैसे एहसान माँ का चुकेगा, भला कैसे एहसान माँ का चुकेगा, नहीं माँ के जैसा जहां में है कोई, नहीं माँ के जैसा जहां में है कोई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब उन माँओं के हृदय की कल्पना करिएगा जिनका हृदय इतना विशाल, इतना विराट होता है कि वो अपने बच्चे को जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है और माँ भारती के झोली में देश की सुरक्षा हेतु समर्पित कर देती है। वहां से पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। निवेदन करती हूँ मंच का। कदम जब लड़खड़ाएंगे, सबसे विशेष पंक्तियां पढ़ रही हूँ इसलिए सबसे विशेष आशीर्वाद आप सभी का चाहती हूँ, सुनिएगा। कदम जब लड़खड़ाएंगे उन्हें चलने का दम देगी, कदम जब लड़खड़ाएंगे उन्हें चलने का दम देगी, वो अपनी जान को अपनी जान लुटाने की कसम देगी। मेरी माँ भारती जब शीश का बलिदान मांगेगी, मेरी माँ भारती जब शीश का बलिदान मांगेगी, तो भारत की हर एक बेटी भगत सिंह को जन्म देगी, तो भारत की। बहुत 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 सुंदर, बहुत आभार।
हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में हमें ये सिखाया जाता है कि आप अपने एक हाथ में भाला रखें, एक हाथ में माला रखें। सामने वाला यदि मानव हो तो उसे शास्त्र से समझाएं, लेकिन दानव हो तो उसे शस्त्र से समझाना पड़ता है। यहां से 4 पंक्तियां प्रेषित करती हूँ, सुनिएगा। कोई पत्थर अगर बरसाएगा तो तीर बन जाना, कोई पत्थर अगर बरसाएगा तो तीर बन जाना, तुम अपने दुश्मनों के पांव की जंजीर बन जाना। तुम्हारी माँ की इज्जत पर कोई जब हाथ डाले तो, भारत माँ, तुम्हारी माँ की इज्जत पर कोई जब हाथ डाले तो तुम उसके बाजों को काटना, शमशीर बन जाना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब गीत वंदे मातरम गीत पढ़ना चाहती हूँ, जिसके लिए सर ने आदेशित किया है और जिससे पूरे देश की यात्रा मैं कर रही हूँ। वो गीत आप सभी के समक्ष पढ़ना चाहती हूँ और गर्व करिएगा कि आप उस देश में हैं जिस देश में हम इतने सुरक्षित हैं। यहाँ से पंक्तियां निवेदन करती हूँ कि तिलक माथे का क्या है ये देश, तिलक माथे का है और शीश का अभिमान है साहब। तिलक माथे का है और शीश का अभिमान है साहब। हमारी सरजमी इस विश्व को वरदान है साहब, और करोड़ों लोग अपनी जान रखते हैं हथेली पर, हमारा मान है साहब। ये हिंदुस्तान है साहब। गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बिना किसी भूमिका के गीत पढ़ रही हूँ, आप सभी का मन मिले इस उम्मीद के साथ सीधे सीधे गीत पढ़ रही हूँ, सुने। भक्ति भाव का किसी जो भक्त को तलाश हो, भक्ति भाव का किसी जो भक्त को तलाश हो, जब अशांत मन में शांति का नहीं उजास हो। भक्ति भाव का किसी जो भक्त को तलाश हो, जब अशांत मन में शांति का नहीं उजास हो। जब कहीं से भी किसी से भी न कोई आस हो, जब किसी से भी कहीं से भी किसी से भी न कोई आस हो। जब अधर के शब्द शब्द में निरीह प्यास हो, तब हृदय का द्वार खोल भूल सारे गम कहो। वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो। अभी भी कुछ लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन वंदे मातरम हमें क्यों कहना है, क्या है वंदे मातरम, निवेदन करती हूँ, यहाँ से पढ़ती हूँ, सुने। वंदे मातरम जो राष्ट्र एकता का मंत्र है, वंदे मातरम जो राष्ट्र एकता का मंत्र है। वंदे मातरम जो राष्ट्र भक्ति भावी यंत्र है। वंदे मातरम जो राष्ट्र भावना का तंत्र है। वंदे मातरम वो जिससे देश ये स्वतंत्र है। बोलने में लग रही है, बोलो क्या शर्म कहो। वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे। और यही वो देश है, निवेदन करना चाहती हूँ, आप गा रहे हैं वंदे मातरम, मैं गा रही हूँ, और कौन गा रहा है, सुने। गा रहा गगन धरा भी गाए घूम घूम कर, गा रहा गगन धरा भी गाए घूम घूम कर, गा रही जिसे दसों दिशाएं झूम झूम कर। साधु संत गाए थे जिसे पवित्र धूम पर, देशभक्तों ने ठगाया फांसियों को चूम कर। मंत्र ये पवित्र त्याग कर सभी भरम कहो। वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो,
वंदे मातरम बहुत अच्छे कहो जी। और हमारा गला थक गया ये कहते कहते कि वंदे मातरम कहो, और उस देश में कह दिया जाता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। यहां से पंक्तियां प्रेषित करती हूं और आप सभी के तालियां इस तरह से होनी चाहिए कि कम से कम हैदराबाद तक तो पहुंचे ही। आप पढ़ लिख कर बैरिस्टर हो जाइए, लेकिन आपको नहीं पता है कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। सुने, कोई जाति वर्ण धर्म देश से बड़ा नहीं, कोई जाति वर्ण धर्म देश से बड़ा नहीं, कोई जाति वर्ण धर्म देश से बड़ा नहीं, वह मनुष्य क्या जो साथ देश के खड़ा नहीं, वह मनुष्य क्या जो साथ देश। मन में मूर्ति माता भारती की गड़गड़ा नहीं, मन में मूर्ति माता भारती की गड़गड़ा नहीं, क्या पढ़ा जो पाठ देश भक्ति का पढ़ा नहीं। मन में मूर्ति माता भारती की गड़गड़ा नहीं, क्या पढ़ा जो पाठ देश भक्ति का पढ़ा नहीं। शीश देने की जो आए बात देंगे हम कहो, वंदे मातरम कहो जी। मेरे साथ कहे वंदे मातरम कहो जी, सबके हाथ हवा में। वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो। तिरंगी इत्र से दुनिया को महकाती रहूंगी। विदाई की तालियां दीजिएगा। तिरंगी इत्र से दुनिया को महकाती रहूंगी, बुझेगी आग तो वह आग भड़काती रहूंगी। कोई गाए तो गाए गीत नफरत द्वेष के, पर मैं वंदे मातरम गाऊंगी और गाती रहूंगी। वाह वाह वाह। मैं फिर आपसे पूछूंगा दिनेश की तरह कि आपको इस बच्ची का कविपाठ कैसा लगा। एक बार पूरा भुज बता दे एक बार। ये पहली बार गुजरात आई है और गुजरात जिसे प्रेम करता है उसे किस्सा कैसा प्रेम करता है ये आज आपने बता दिया। अब हम दो लोग शेष हैं, जिनमें एक में विशेष हूं कि एक अवशेष है। देखिए आप, ये बच्ची को देखिए आप, भगवान ने इसे कितना सौंदर्य दिया है। ऐसा लगता है कि भगवान ने इसे एक सांचे में ढाल के बनाया और बनाने के बाद वो सांचा तोड़ दिया। और रमेश मुस्कान को देख कर लगता है कि उसी टूटे हुए सांचे से बना दिया। ये प्राइवेट निर्माण है और ये सरकारी। मंच की लक्ष्मी और सनीचर के बीच में फंसा हुआ हूं। तो आगरा से हमारे रमेश मुस्कान जी आए हैं, हास्य के कवि हैं। आगरा बड़ी लोकप्रिय जगह है, जैसे आपका कच्छ बहुत लोकप्रिय है, ऐसी आगरा बहुत लोकप्रिय है। हमारे आदरणीय कवि कुल श्रेष्ठ प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी मुझ पर बड़ी कृपा थी, हम लोग ने स्नेह से आदर से बाप जी बोलते थे। तो मैं एक दिन गया, जो उन दिनों जाता था, प्रमोद जी कार्यक्रम कराते थे, तो ये शिखर वार्ता आगरा में तय हो गई सांसद जी। तो मैंने बाप जी से कहा कि बाप जी, डलहौजी, शिमला, नैनीताल इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, इसको पाकिस्तान के राष्ट्रपति को यहाँ क्यों बुला रहे हो आगरे में? तो वो सूप पी रहे थे। बोले तुम समझते नहीं हो कभी, आगरा में सब तरह की बातचीत का सामान मौजूद है। तो मैं समझा नहीं, मैंने कहा जी कैसे? बोले देखो, आगरा में ताजमहल है जो प्रेम का प्रतीक है, पड़ोसी देश है, उसके राष्ट्रपति को बुलाएंगे, ताजमहल दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, मान जाएगा। नहीं मानेगा तो आगरा का पेठा बहुत मशहूर है, मिठाई खिलाएंगे, मान जाएगा। नहीं तो पागल खाना तो है। मैं तभी समझ गया कि शिखर वार्ता आधे में समाप्त होगी। तो उसी ताजमहल के देश से, उसी पेठे के देश से पागल खाने के एक प्रतिनिधि के रूप में श्री रमेश मुस्कान जी पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपना पार्थिव शरीर उठाएं, आप जोरदार तालियों के साथ उनके भीम का पेट का स्वागत करें। वाह, कम से कम उनके पेट के आकार की ताली बजाएं। अरे मैं कर लूंगा, पहले यही करता था। ढंग से पढ़ना, वरना बाद में भी यही करोगे। वंदे मातरम सुना दूं क्या? हो गया। अच्छा, मैं सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं जानता हूँ आप इतनी देर से किसको सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
भाभी जी की भाव भंग में बता रही हैं, ओ माय गॉड अभी एक और बचा है। तो मैं इसलिए ज्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा। हाँ, थोड़ी देर मैं आपका मन लगाना चाहता हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, क्या शानदार परिचय उन्होंने मेरा दिया। बहुत प्रेम करते हैं, आप समझ गए होंगे। वही प्रेम है इनका मेरे प्रति जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हम और डॉक्टर साहब इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। सच बता रहा हूं, हम और डॉक्टर कुमार इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि जवान होकर मैं इकट्ठा। इन्होंने प्रेम प्यार की कविताएं लिखी, देश दुनिया में गाई, प्रयास मैंने भी किए। अच्छा, ये प्रेम प्यार की कविताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी कि कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं, प्रेम में सब ठीक ठाक चलता है, ऐसा नहीं है। 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। आप देख रहे थे मेरा क्या शानदार परिचय दे रहे थे। विदेश यात्राओं में मैं इनके साथ जाता हूँ, प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। तो सच बता रहा हूँ, बता रहे मोटा हो गया है। विदेश में किसी भी देश में हम जब बाहर निकलते हैं, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, विदेशी देखते हैं तो ज्ञान और कविता तो बाद में सुनेगा, पहले आदमी कद काठ ही देखता है। इन्हें देखते हैं तो कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए आप। इनके साथ वीआईपी व्यवस्था हमें मिल जाती है। आजकल 22+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। वो हमारे पास भी आ जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। बहुत प्रेम करते हैं, आपने देख लिया। इन्होंने प्रेम प्यार की कविताएं लिखी, प्रयास मैंने भी किए। ऐसा नहीं कि प्रेम में जैसा ये बताते हैं सब कुछ ठीक ठाक चलता है। प्रेम में कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। हो सकता है इनको दिखी और प्रेम क्या की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास किए, मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। आनंद लीजिएगा मेरे साथ क्या हुआ। अखियां लड़ गई, वाह नहीं, परिणाम सुनिए। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गड़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। समझ रहा हूँ काफी लुटे पुटे लोग भी बैठे हैं। क्या शानदार पढ़ दिया साक्षी ने, शेर वेर सुनाए गजल के। मैं गजल वजल के चक्कर में पढ़ता नहीं हूँ। गजल सुनने के बाद सांसद जी ऐसा लगता है जैसे आदमी भावुक हो जाता है। गजल सुनने के बाद अचानक दूसरे लोक में चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थी और वो छोड़ के चली गई। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। पिछले दिनों जगदीश सिंह साहब की गजल सुन रहा था तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 1 घंटे रोया। बाद में याद आया कि यार अपने तो कोई प्रेमिका थी नहीं, तो फिर 2 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा है, तो पूरी रात रोया। तो इन चक्करों में मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक बहुत बात गंभीरता से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर कुमार विश्वास चुहलबाजी कितनी भी कर लें, मजाक कितनी भी कर लें, लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का वो कोहिनूर हीरा है जिसकी आभा में बैठ करके हम जैसे कंकड़ पत्थर भी कभी हो गए। हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल इनको सर्च करता है, गूगल हेडक्वार्टर तक जिनकी कविताएं पहुंची। एक बार जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ, एक तो इन छलकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूँ। प्रायोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इधर कंपटीशन में कोई दूसरा कार्यक्रम शुरू हो गया। ये विपक्षी पार्टी के लोग तो नहीं है? यहाँ बची नहीं है।
इतनी रात में किसकी बारात निकल रही है? जिसकी अभी तक चढ़ी नहीं है। विपक्ष में एक ही आदमी है, ना बहुमत मिला ना बहू। तालियां वालियां बजाए क्या बैठे रहते हो यार। मैं आपका बहुत हितेश भाई आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया और हम लोग 2 घंटे से लगे हुए हैं। आपने स्वयं ने चाय पी, सब कुछ खाया, लेकिन मंच पर चाय तक ना पहुंचाई, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। चाय वाले के प्रदेश में आके हमारे साथ ये होगा, ये हमने नहीं सोचा था। भाई साहब, आप पेमेंट कम कीजिए, चाय की भी नहीं छोड़ते हो। डॉक्टर कुमार विश्वास जितना पैसा लेते हैं, सच बता रहा हूं मैं, इतना वित्त लेते हैं कि आयोजक चित्त हो जाता है। तो चाय कहां से आए? देख लो, पिलवा दो इनको, वरना दिक्कत होगी भाई। बाकी कवियों को तो पिलवा ही दो। नहीं, सच बता रहा हूं मैं। अरे ये तो अद्भुत ही कर रहा है भाई इधर। 2 पुलिस वाले भेजो ताकि पता चले। वो उधर से भी वही करेंगे, 2 पुलिस वाले उधर भेजो। चलिए कोई नहीं, शेर भी वहीं पढ़ दिया जिसकी बारात निकलने की बात चल रही थी। चलिए कोई नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने हिंदी के कवि बुलाए, जब सम्मेलन करवाया, वरना कुछ भी करा सकते थे जितने पैसे ये लेते हैं। हाँ, उसमें वैसे ही कम नहीं है तो और बता दो ना, रॉक पॉक तमाम कुछ भी करा सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। मैं सीधे सीधे एक हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं और इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया। वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिए। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए। कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक चमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे, ताली वाली बजाते रहिए, क्योंकि आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है ये। और तर्क सुनिएगा, लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिएगा, बहुत अच्छे। कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉकबान से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉकबान से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। उस संस्कार से मुझे याद आ गया, और ये सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। संजय दत्त जब जेल में थे तो उन्हें जल्दी छोड़ दिया था,
क्योंकि जेल में उनके आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। तो ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने खबर देखी, बोले चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद लीजिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर यूटी छोरी कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर यूटी छोड़ी। अच्छा है। अंतिम बंद पढ़ता हूँ और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली।